आम सहित जोड़ी होती डॉक्टर अजीत राय, जागरूक टाइम्स एसोसिएट एडिटर। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है कनक न्यूज में। सर, जो पहले चर्चाएं हो रही थी कि शायद देवेंद्र फडणवीस ही है जो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं महाराष्ट्र के, अभी फैसला भी कुछ वैसा ही आया है। महाराष्ट्र के नया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होने के लिए जा रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल। और ये देखिए कि बहुत कम चांसेस थे, लेकिन जैसा बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में चौंकाया था, उससे लेकर के अटकलों का बाजार गर्म था कि शायद कोई और सीएम हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने सुबह ऐसा किया कि हम इसका लाइव मीटिंग रखने वाले हैं, तभी ये तय हो गया कि अगले सीएम फडणवीस ही होंगे। तो ये किसी भी तरह का अगर किंतु परंतु होता तो बीजेपी जैसे अन्य मीटिंग लाइव न करने के बाद मीटिंग बाद में पर्ची आती थी, उसी तरह से व्यवस्था रहती। लेकिन वो जैसे ही लाइव की बात आई सेंट्रल हॉल में मीटिंग में, तभी ये क्लियर हो गया था कि अगले सीएम जो है फडणवीस ही होंगे। पर सवाल ये है डॉक्टर राय कि अगर सीएम कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस को ही बनाना था तो इतना देर क्यों लग रहा था? देखिए, देर लगने के पीछे कारण कि हर कोई मतलब चाहता है कि टीम में हमारे अच्छे खिलाड़ी हों, उसी तरह से सेंटर की ख्वाहिश। मेरा सवाल ये है कि जो बाकी दो पार्टियां हैं उसमें कोई खींचातानी थी क्या सीएम सीट को लेके कि कौन हो सकता है कौन नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर हम इस तरह से देखें तो फडणवीस जी की स्थिति इस समय ऐसी थी कि उनकी सेंटर में भी डिमांड है और महाराष्ट्र में भी डिमांड है। विशेषकर महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो फडणवीस जी के अलावा और किसी को नहीं देख रहे थे। हालांकि पार्टी जो है जातिगत चीजों को ध्यान में रख रही थी, वोट बैंक को ध्यान में रख रही थी, लेकिन इससे प्रमुख ये था कि क्या फडणवीस जी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में बना करके हम दिल्ली लाए, वो बेहतर रहेगा संगठन के लिए, या फिर महाराष्ट्र में सीएम के रूप में रखें। लेकिन जो महाराष्ट्र के विधायकों का था, और इधर भी जो 2 दिन पहले आरएसएस ने जिस तरह से बयान दिया कि हमें फडणवीस के अलावा कोई और मंजूर नहीं है, उसके बाद इनका नाम आना तय हो गया था। डॉक्टर राय, देवेंद्र फडणवीस ही क्यों? क्योंकि बाकी सारे स्टेट के बारे में अगर हम बीजेपी का जो सीएम चयन का प्रक्रिया रहता है उस ट्रेंड को देखें तो आप राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए थे। जी बिल्कुल, वहाँ पे एक चीज हमें ये देखना होगा कि वहाँ पे चुनाव लड़ने के साथ साथ इस चीज को देखा गया। अभी अगर इसी चुनाव की बात करें तो अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे सारे चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, और इस बात का हमेशा दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर देखिए अभी झारखंड के चुनाव में भाजपा को उस तरह की सफलता नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व को ये भी चीज समझ में आ रहा है कि हमें स्टेट लेवल पे भी एक बड़ा चेहरा देना जरूरी है। और साथ ही महाराष्ट्र में देखें तो जो महाराष्ट्र की राजनीति की स्थिति है, गठबंधन की सरकार चलानी है, ऐसे में कुशल प्रशासक और प्रभावशाली नेता की जरूरत थी, जो फडणवीस के अलावा दूसरा कोई और नहीं हो सकता था। पर अगर हम लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स देखें उसमें तो प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस ने ये जो विफलता मिली थी भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए खुद को अकाउंटेबल ठहराया था। उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस जी, अगर इस चीज को देखें तो भाजपा की जो सबसे प्लस पॉइंट है, अगर उसको देखें, उस हार के बाद बीजेपी ने जिस तरह से काम किया, वहां पे हार के लिए सबसे ज्यादा ठिकरा फोड़ा गया कि अजित पवार को साथ लाने से। दूसरा कि जिस तरह से विपक्ष ने नैरेटिव बनाया कि संविधान बदल दिया जाएगा, इन दो मुद्दों में, और थोड़ी बहुत जो उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति थी, कि 3 फैक्टर ने लोकसभा चुनाव में इनको बहुत नुकसान पहुंचाया था। और इन तीनों फैक्टर पे इन्होंने विधानसभा चुनाव में काम किया, आरएसएस साथ में जुड़ी, और साथ में इन्होंने ये चीज साबित किया कि हम असली शिवसेना के साथ काम करें। और बीजेपी गठबंधन और आरएसएस ने विशेषकर अपने गठबंधन के दोनों दलों के लिए काम किया, जिससे जो उनकी सफलता का भी कारण बना। पर देवेंद्र फडणवीस को सीएम करके, अगला सीएम करके महाराष्ट्र का क्या मैसेज देना चाहता है भारतीय जनता पार्टी या महायुति? देखिए, कहीं ना कहीं अगर जो इस तरह से अगर आप मैसेज की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कि भाजपा की तरफ से सकारात्मक मैसेज ये हो सकता है कि जो नेता इस तरह के अपने प्रदर्शन को दोहरा सकता है, जो एक बार लोकसभा चुनाव में हार के बाद विधानसभा चुनाव में 6 महीने के अंतराल पे ही होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिला सकता है, तो ऐसे नेताओं को नेतृत्व देने में पार्टी की तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं है। जो अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं राज्य स्तर के जो भाजपा के नेता हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायी साबित होगा। जी बिल्कुल। पर डॉक्टर राय,
अभी कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा? सीएम चेहरा तो सामने आ गया, पर किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, इसको लेके कोई भी खींचातानी है क्या? नहीं, देखिए, विशेषकर अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय अजीत पवार जी के पास जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शहरी विकास और सड़क निर्माण जो है शिंदे को जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। असली खींचतान गृह मंत्रालय को लेकर के है। शिंदे जी भी चाह रहे हैं कि गृह मंत्रालय हमें मिले, पर ये तय मानिए कि फडणवीस जो है किसी भी स्थिति में गृह मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे। जी, पर एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश हो रही थी कि अभी, क्योंकि रिजल्ट निकलने में 11 दिन 12 दिन हो गया है, अभी तक इतना देर, क्योंकि यहाँ इस चीज को हमें दूसरी तरफ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज को लेकर के हर कोई इस बात में कहीं ना कहीं सोच करके परेशान था कि फडणवीस के अलावा भी बीजेपी चौंका करके किसी और को सीएम बना सकती है, तो जो शिंदे डिप्टी सीएम बनने से पीछे हट रहे थे, उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि वह किसी और के अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। फडणवीस का नाम आ गया, आप देखिएगा शाम तक खुद शिंदे की तरफ से एक प्रेस रिलीज आ जाएगी कि एकनाथ शिंदे जो है सरकार में शामिल होंगे और उप मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या ये तो भी सोच रहा है फडणवीस के नाम पे मुहर लग जाए, तब मैं अपनी तरफ से अपना नाम दूंगा। जी, डॉक्टर रॉय, क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम में मोहर लगा के बीजेपी ये भी सोच रहा है कि महाराष्ट्र में जो सकारात्मक बदलाव की जरूरत है, वो क्या बेहतरीन तरीके से फडणवीस ही ला सकते हैं आगे समय में? जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र और विशेषकर मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ एक कुशल राजनेता के साथ साथ एक कुशल प्रशासक की भी जरूरत है, जिससे बिजनेस का भी अच्छा ज्ञान है। और तो अगर फडणवीस को देखें तो फडणवीस के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। वो जन नेता हैं, बिजनेस का अच्छा ज्ञान है उन्हें, व्यापारियों में उनकी अच्छी पैठ है, उनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों की अच्छी समझ है, कैसे उद्योग आएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट आएंगे, उसको लेकर के उनकी अच्छी पकड़ है। तो इन सब चीजों को ध्यान में लेकर के फडणवीस को सीएम बनाया गया है। और रिजल्ट के दौरान ये भी पता चल रहा था डॉक्टर रॉय कि जो फार्मर्स है उनके बीच नाराजगी है सरकार को लेके। हालांकि बाद में लड़की बहना वो लाके वो योजना लाके थोड़ा सा जो नाराजगी थी उसको मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी नाराजगी है, तो वो उस नाराजगी को फडणवीस डील कर सकते हैं। अगर उस नाराजगी के लिए देखें तो ये सरकार ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले और चुनाव की घोषणा से पूर्व बिजली की बिल माफी की घोषणा की थी। साथ ही 300 यूनिट तक जो भी हमारे ट्यूबवेल हैं उनके बिजली के लिए मुफ्त की घोषणा की थी। इसके अलावा सोलर पैनल लगाने की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से मुफ्त बिजली आपूर्ति की योजना महाराष्ट्र सरकार ने बनाई है, जिसकी ये सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों को केंद्र में रख करके तैयार किया गया है। और इस सरकार में भी उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये तय है कि किसानों के मुद्दे पे, विशेषकर किसानों की आत्महत्या को लेकर के महाराष्ट्र पूरे देश की नजर में रहता है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अभी अगला जो 5 साल रहेगा, क्योंकि अलायंस गवर्नमेंट है, तो इसमें अगला 5 साल सबको एक साथ लेके चलना, ये देवेंद्र फडणवीस के लिए एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि सरकार टूटना भी देखा है देवेंद्र फडणवीस ने। जी, अगर इसको आप इस तरह से देखें कि देवेंद्र फडणवीस और नेता हैं जो अपनी 80 घंटे की सरकार जाने के बाद 6 महीने 2.5 साल बाद आते आते 2-2 दलों को तोड़ते हैं और फिर से अपनी सरकार बना लेते हैं। तभी तो उनकी खुद की अपने बहुमत के बहुत करीब हैं, तो फिर से सरकार चलाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, पर चैलेंजेस क्या क्या देखते हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए आगे समय में आ सकता है? मैसिव मैंडेट मिला है, दिक्कत वैसा कुछ नहीं है, नंबर ठीक ठाक है, पर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो उनके लिए जो चुनौती है, जो बीच बीच में विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे जो गुजरात ट्रांसफर हो गए हैं, उस चीज को उनको काट ढूंढनी होगी और महाराष्ट्र में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लाने होंगे, नए इन्वेस्टमेंट लाने होंगे। पुराने जो कार्य अटके थे उनको गति देनी होगी। विशेषकर उद्धव सरकार में कुछ प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी गई थी, जिससे इन्होंने सरकार बनते ही शुरू करा दिया था। कुछ प्रोजेक्ट स्लो चल रहे हैं, जिसमें से कुछ मेट्रो की परियोजनाएं हैं, कुछ हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, तो उस पर ये गति देना इनका विशेष रूप से ध्यान रहेगा। और सबसे बड़ी बात इनके लिए चुनौती जो होगी, जो इन्होंने घोषणाएं की है, विशेषकर लाडली बहना, किसानों के लिए योजना, युवाओं के लिए योजना, उन योजनाओं के लिए उतना फंड की व्यवस्था कर पाना। जी, कल की तैयारी के लिए थोड़ा सा बताएंगे कि कल समारोह के लिए क्या क्या तैयारी हो रही है?
जी देखिए, अभी तक जो जानकारी है वो हमें एक आ रहा है कि नागपुर के एक जो चाय वाले हैं उनको गेस्ट के रूप में सीएम का इनवाइट किया जा रहा है, मोहन नाम है, और साथ में कुछ संत विशेष को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उपस्थित रहेंगे, बिजनेस घरानों से आमंत्रित होने वाले हैं, मुकेश अंबानी के उपस्थित रहने की संभावना है। और ये देखें तो जो आपका शपथ ग्रहण समारोह है वो ठीक सीएसटी स्टेशन के बाहर आता है, आजाद मैदान, तो वहाँ अच्छी खासी भीड़ रहेगी। तो उस तरह से पूरी तैयारी की गई कि हम इस अपने जीत के जश्न को शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रदर्शित कर सकें। शिवसेना और एनसीपी दोनों को मनाना, या फिर दोनों माने हुए थे पहले से, क्योंकि अजित पवार ने पहले से बोल दिया था कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी से ही बनेंगे, तो मनाया गया या पहले से नंबर के दौरान दोनों मान ही गए थे रिजल्ट के बाद के अब की बार तो मुख्यमंत्री या सीएम बीजेपी से ही बनेंगे क्योंकि ज्यादा नंबर उनके आए हैं? नहीं, देखिए, दो चीजों को हमें समझना होगा कि शिंदे जी को चुनाव से पूर्व कहीं भी इस बात की गलतफहमी नहीं थी कि इस बार सीएम जो है भाजपा का होगा। अजित पवार हमेशा कहते रहते कि उप मुख्यमंत्री के अलावा मुझे कुछ मिलना नहीं है, बस मुझे वित्त मंत्रालय दे दो, चलेगा। रही बात ये जो थोड़ी बहुत बीच में माहौल बदला, तो उसके लिए कहीं न कहीं भाजपा की कुछ जिम्मेदार हैं जिन्होंने अटकलें लगाने के लिए लोगों को मजबूर किया। और क्योंकि उसमें महाविकास अघाड़ी भी बोल रहा था, ये इतना बहुत विलंब हो रहा था, तो महाविकास अघाड़ी भी बोल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, नाराजगी चल रही है किसी के बीच। जी देखिए, महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी सिर्फ इस चीज को टारगेट कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार की नीतियों को दोषारोपण कर सकें। जैसे वो करते, अगर इतना देर होगा तो राष्ट्रपति शासन लग गई होती, लेकिन ये सारी चीजें जो थी वही कारण बनी कि शिंदे गुट को भी ये उम्मीद लगने लगी शायद फिर से हमें मुख्यमंत्री पद मिल जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत खींचतान जो थी वो केवल गृह मंत्रालय को लेकर के थी, और अभी देखते हैं गृह मंत्रालय किसके पास जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजित कुमार राय, एसोसिएट एडिटर जागरूक टाइम्स, आम सहित जोड़ी होते अधिक आलोचना पाई। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री परवर्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेबे एवं देवेंद्र फडणवीस को रणनीति रे प्रथम थर पाई सरकार गढ़ी बीजेपी। लोकसभा निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन भल नथिला, ता सत्वे एवं 6 मास भितर सरकार अनेक किछि करबा पई चेष्टा करथिला, जोथिपाई देवेंद्र फडणवीस को ना रे चेहरा रे अधिक भोट आसीथिबा कथा कुआगला। एभली रणनीतिकार एवं ताकू नै कि भारतीय जनता पार्टी बैठक रे ए निष्पत्ति लिया जायछि कि देवेंद्र फडणवीस परवर्ती मुख्यमंत्री हेबाकू जाउछन्ती। महाराष्ट्र डेप्यूटी मुख्यमंत्री रहिबे एकनाथ शिंदे एवं अजित पवार।